ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो है ना, ये एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो है ये जानने के लिए कि कोई भी एग्ज़ाम में हम सफलता कैसे हासिल करें। टुडेज़ वीडियो इज़ टू नो हाउ वी कैन सक्सीड इन एनी एग्ज़ाम. This video I have drafted purely from the experience that I have gathered over these years, and the views that I have expressed in this video are purely personal. Uh, this video is intended for any kind of exam, more specifically towards the CS and the CA exams. लेकिन ये सब के लिए most of the views that I have expressed in this video will apply to almost everybody. मतलब आप स्कूल में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कॉलेज में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई भी एज ग्रुप से हो, मतलब आप एक यंग स्टूडेंट हो, एक यंग प्रोफेशनल हो, एक आप बहुत सीनियर प्रोफेशनल हो और एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी के लिए दिस वीडियो विल हैव समथिंग और द अदर फॉर everybody, right? Anybody who is giving an exam, this video will help you. So on that note, let's begin. So इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करूँगी, आई विल स्पीक ऑन बेसिकली व्हाट आर नॉन नेगोशिएबल्स फॉर एनी एग्जाम. दिस इज़ माई फर्स्ट स्लाइड एंड ये बहुत धाड़सी स्लाइड है, ये बहुत this is not something that you will expect from me, the first slide, and I'm risking keeping it at the first slide because I know that if you don't like it, probably you will not view the remaining part of the video. Lekin please trust me, the first slide always is the most important slide in any presentation. और ये जो नॉन नेगोशिएबल्स है ना, ये नॉन नेगोशिएबल्स ही है. आप शांति से विचार करेंगे तो आपको भी ये you will agree with it. Then how to study, how to revise, how to write practice exams. मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें या फिर प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स कैसे दें. तो उसके ऊपर एक स्लाइड है. उसके बाद एग्ज़ाम डे पे आपने क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू ऑन द एग्ज़ाम डे. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब आपने ड्राई रन्स बहुत किए, ड्रेस रिहर्सल्स बहुत किए, लेकिन अगर आप मेन परफॉर्मेंस में फॉल्टर कर जाओ तो फिर it's not accepted. तो एग्ज़ाम डे में क्या क्या करना चाहिए. देर आर ऑल्सो क्वेरीज दैट आई रिसीव्ड ऑन ओपन बुक एग्जाम की मैम ओपन बुक एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कुछ बताइए, ओपन बुक एग्जाम कैसे लिखे. सो there is a slide on that, and the last one is how to handle failure. Professional exams हो या फिर competitive exams हो, these are very different from the other exams. The pass rate is very low, तो failures are more frequent than success. तो फिर फेलियर को हैंडल कैसे करें, इसके बारे में भी हम ब्रीफ में बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स. अगेन माय व्यूज आर पर्सनल, बट दे आर मतलब they are gathered with years of experience, years of reading, years of research. तो ये बहुत important है. आप इसकी I will recommend that you give it a serious thought whatever I am speaking in this slide today. नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, तो हम समझेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, राइट. सो जनरली जब आप एक चीज़ करते हो, जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हो और वहाँ से आपका फोकस हट के अगर दूसरी चीज़ पर जाता है, तो आपको पहली वाली चीज़ पे फोकस वापस लाने में काफ़ी टाइम लगता है. जनरली इट टेक्स अराउंड 20 minutes टू कम बैक टू योर फर्स्ट एरिया ऑफ फोकस. मतलब आप पढ़ रहे हो, आपने फ़ोन उठाया, कोई चीज़ देखी, आपको आप वापस आ गए, you saw it for a minute or two and you came back to your study. लेकिन आपके फोकस को, आपके दिमाग को वापस आने में 20 मिनट लगेंगे. That's a huge amount of time. डिस्ट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट किलर टुडे. डिस्ट्रैक्शन जो है ये आज की तारीख में सबसे बड़ा किलर है, सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ये समझ लीजिए आप. जो हर एक घर में है, हर एक के साथ है, right? Everybody has the phone, everybody has so many different avenues where we get distracted. So
मल्टीटास्किंग मत कीजिए। जब आप पढ़ रहे हो तब आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। फोकस जो हम बोलते हैं ना, फोकस वो सिंगल माइंडेड ही होता है। आप मल्टीटास्किंग में फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। अ, आप जितने टाइम तक आप पढ़ रहे हो ना, आप सारा सोशल मीडिया बंद रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 3 महीने पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 5 महीने पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 6 महीने पढ़ाई कर रहे हो, उस पूरे कालावधि के लिए आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर नेम्स बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉल इनटू एनी डिस्कशंस विच आर अदरवाइज। लेकिन सारे जो मैसेजिंग एप्स है, सारे जो सोशल मीडिया के अलग 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 अवतार है, जिनमें आप एक चीज़ देखते हो, उसके बाद दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, आप बिंज वॉच करते हो, आपको सारे एपिसोड्स एक साथ देखने हैं, रात कैसे निकल गई समझ में नहीं आता। ये सारे जो एवेन्यूज़ है ना, इनको आप 6 महीने के लिए बंद कर दीजिए। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती, आप ये सब कुछ बंद कर दीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए अपने एग्ज़ाम पे। आपको फ़र्क महसूस होगा, राइट। घर पे ही मत लाइए, मतलब घर पे ही मत चलने दीजिए। आइडियली इफ़ एनी ऑफ यूर पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स लिसनिंग टू दिस वीडियो, प्लीज़ जब आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब बच्चा अकेला कभी एग्ज़ाम पे नहीं जाता। जैसे एक सोल्जर अकेला कभी लड़ने नहीं जाता ना, वैसे कोई भी स्टूडेंट अकेला एग्ज़ाम के लिए नहीं जाता, उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते हैं, उसकी पूरी फैमिली जाती है, right? So please ensure that you have an environment at home which is away from all this nonsense, at least for the time when your child is appearing for the exam, राइट। पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हो, आप ये मत समझिएगा कि मैंने सारी किताबें ला दी, मैंने इसकी क्लास की फ़ी भी भरी है, अभी ये पास हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पूरा खानदान एग्ज़ाम के लिए जाता है। प्लीज़ इसको समझ लीजिए। आपका योगदान सिर्फ फीस भरने के लिए या किताबें लाने के लिए नहीं है। आपका योगदान बच्चे के साथ हर कदम चलने से ही होगा। और कितने ही टाइम की बात है यार, 6 महीने की तो बात है। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो जो चाहे मन में आए कर लीजिए, राइट। refrain from all forms of social media, refrain from any material which is not study। तो न्यूज़पेपर बंद, मैगजीन्स बंद, ऑल अदर रीडिंग बंद, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। सिर्फ एग्ज़ाम जो है ना, सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अपने दिमाग को सिर्फ वही दीजिए जो उसको तभी प्रोसेस करने की आवश्यकता है। एक और बात समझ लीजिए, ये आप एक्सपीरियंस से भी समझेंगे, जब आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, आपका जो दिमाग है ना हाइपर सेंसिटिव बन जाता है। मतलब जैसे एक आध घटना होगी, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर वो घटना होती है ना, तब सपोज आप उसका रिएक्शन एक्स दोगे, right? You'll give X reaction. But if you are a study going, sorry, if you are an exam going student, you will give 10x reaction, क्योंकि आपका दिमाग बहुत सेंसिटिव हो जाता है तब तब के in that period of time you are extremely sensitive, okay? So you will give 10x of the reaction, right? So be very careful of what you are feeding to your brain। मतलब anything which is not required, just don't feed the brain with it। if you want to take a break, go out for a run, go out for a go out for cycling, go out for a swim, go out for a walk, do things which will kind of not feed your brain with anything, okay, which will generate good hormones and will make you feel good। vanish हो जाओ, vanish, just vanish। Select the people with whom you will speak or interact। It would be your parents, it would, mom and dad, it would be आपके दादा दादी, नाना नानी। बट लिमिट द नंबर ऑफ पीपल विथ हुम यू स्पीक। मतलब जिनसे ज़रूरत नहीं उनसे बात ही मत कीजिए। मतलब अपनी मेड से बात मत कीजिए, अपने डिस्टेंट फ्रेंड से बात मत कीजिए। लिमिट कीजिए। एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हो इतने ही लोगों से आप बात कीजिए उस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए आप एग्ज़ाम गोइंग हो। सो
फैमिली फंक्शंस को अवॉइड कीजिए। पहले से आपके पेरेंट्स को, आपके एक्सटेंडेड फैमिली को बता दीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करोगे। भले आप एग्ज़ाम के बाद उनसे मिल के आ जाओ एक बार, भैया की शादी, भाभी का गोद भराए, और किसी का श्राद्ध है, व्हाटएवर द इवेंट, जस्ट सी टू इट दैट यू डोंट एक्सपोज़ योरसेल्फ टू पीपल। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे फंक्शंस में आप जाते हो, फिर आप 10-12 लोगों से मिलते हो, या फिर व्हाटएवर 20-25-50 पीपल यू मीट, एंड देन दे विल आस्क यू आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, या फिर दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच विल थ्रो योर माइंड ऑफ ट्रैक। मतलब आप घर पे आओगे वो फंक्शन के बाद, फिर भी आप वही सोचोगे, अरे दादी ने ऐसे क्यों बोला, मासी ने ऐसे बोल दिया। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, जो आपका ब्रेन है या फिर जो आपका मन है, वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। तब किसी ने कुछ नॉर्मल भी बोल दिया ना, तो उसका इफेक्ट एम्पलीफाई हो जाता है मेनी टाइम्स। वो एम्पलीफिकेशन से प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम और एनर्जी खर्च होता है उसको प्रोसेस करने में। तो ये अब हमको नहीं चाहिए एग्जाम के टाइम में, राइट? सो अवॉइड गोइंग टू एनी गैदरिंग, अवॉइड गोइंग टू एनी सच थिंग विच विल एक्चुअली डिरेल योर माइंड। मतलब मूवीज के लिए मत जाइए, मत देखिए मूवीज को, डोंट गो फॉर एनी सोशल गैदरिंग, डोंट गो फॉर एनी फैमिली फंक्शन, राइट? आप तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो। मैंने ये से नहीं कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करो, आप ब्रेक लो, ब्रेक में वही चीजें करो जो आपके लिए नई नहीं है, दे आर नॉट न्यू फॉर यू। ओके, डू एक्टिविटीज विच आर नॉट न्यू फॉर यू। गो फॉर अ वर्कआउट, गो फॉर अ स्विम, ओके, गो फॉर अ वॉक। और यू हैव सिलेक्टेड प्लेलिस्ट, जो आपको गाने पसंद है उसको सिलेक्टेड प्लेलिस्ट बना के रखिए, उसको उनको सुनिए। या फिर आपको अगर कोई मूवी जो आपने ऑलरेडी देखी है, राइट, फॉर एग्जांपल लाइक आई व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई लाइक फ्यू मूवीज व्हिच आई यूज्ड टू, मतलब फ्यू क्लिप्स आई यूज्ड टू वॉच ड्यूरिंग व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। मुझे इकबाल मूवी बहुत पसंद है, या फिर मुझे चक दे इंडिया मूवी बहुत पसंद है, मुझे जब भी मैं बहुत पसंद है, राइट? सो देन आई यूज्ड टू जस्ट वॉच फ्यू सीन्स ऑफ दोज मूवीज। पूरी मूवी देखने का तो समय नहीं था, लेकिन एटलीस्ट फ्यू सीन्स, जब मुझे चाहिए कि मैं आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट जोन, आई यूज्ड टू जस्ट वॉच समथिंग दैट आई ऑलरेडी वॉच्ड बिफोर, एंड समथिंग व्हिच आई नो, मतलब ऐसे पूरे डायलॉग आपके रट चुके हैं, वैसे कोई मूवी देख लीजिए, जस्ट टू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ दैट 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 एटमॉस्फियर ऑफ दैट स्ट्रेसफुल एटमॉस्फियर ऑफ स्टडी। वो कर सकते हैं आप। एक प्री डिसाइडेड स्लीप और वेकअप टाइम रखिए। मतलब ऐसे नहीं है कि रोज आप अलग अलग टाइम पे सो रहे हो, अलग अलग टाइम पे उठ रहे हो, ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक सेट टाइम रखोगे ना कि ओके 10 o'clock आई एम गोइंग टू पुट ऑल द लाइट्स ऑफ, राइट? सो अगर आपका लाइट्स ऑफ टाइम 10 o'clock है, तो आपका जो स्क्रीन टाइम है वो 9 o'clock को खत्म हो जाना चाहिए। स्क्रीन मीनिंग, अगर आप कुछ if you are using recorded lectures and you're watching on your mobile or your laptop, तो वो स्क्रीन हो गया आपका। उसके अलावा कोई भी स्क्रीन आपको एग्जाम टाइम में नहीं देखना चाहिए। तो उसको आप 9 बजे बंद कर दीजिए। इंश्योर दैट यू स्विच ऑफ all screens at least 1 hour in advance of when you want to go to sleep, right? That will help you sleep better। अगर आप, ये ना एक फंडामेंटल है एग्जाम गोइंग और अदरवाइज, अगर आपकी नींद की क्वालिटी परफेक्ट है ना, तो आपका लाइफ परफेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? सो वेन एवर यू वांट टू स्लीप, इफ यू वांट योर लाइट्स ऑफ टाइम इज एट 10 o'clock, ensure that your screens are off at 9 p.m. Wake up at the same time. Ideally, even in an exam going state, you should actually ensure that you get at least 8 hours of good quality sleep। अगर आप 8 घंटा सोओगे ना एग्जाम टाइम में भी, मतलब एग्जाम गोइंग अवस्था में भी अगर आप 8 घंटा सोओगे ना, तो आपका दिमाग एकदम शार्प काम करेगा। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस। मतलब बहुत लोग मैं जानती हूँ, बहुत लोग कम सोते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम पढ़ाई करते हैं। तो इससे ना थोड़ा बर्नआउट ज़्यादा होंगे आप। तो इट इज़ बेटर इफ यू कैन समहाउ मैनेज एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप अ डे। ये तो बनता ही है, जब आप 8 बोलोगे तब आप मेरे ख्याल से 6 या 7 घंटे यू कैन अचीव। बट येस, गुड क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेक इनफ ब्रेक्स।
ये लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आजकल देखती हूँ कि काफ़ी सीनियर लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, ये बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है कि पीपल हू आर मैरिड, पीपल हू आर हैविंग अ फैमिली, पीपल हू आर रेजिंग अ यंग फैमिली, इवन मेंबर्स वो वेरी सीनियर, मतलब अभी रिटायर हो गए हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं आगे लाइफ में। ये बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है कि बहुत सारे सीनियर लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही आजकल एग्जाम्स देते हैं, ये बहुत सारे सीनियर लोग भी एग्जाम्स देते हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है। अगर आप उनमें से एक हो कि आप यू आर मैरिड, यू हैव यंग किड्स गोइंग टू स्कूल, यू हैव अ स्पाउस हु गोज टू ऑफिस, और आप एग्जाम गोइंग हो, आप खुद ऑफिस जाते हो और एग्जाम दे रहे हो, तो प्लीज एंश्योर इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी टाइट रोप वॉक फॉर यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन एंश्योर दैट यू गिव इनफ टाइम टू ईच मेंबर हु डिजर्व्स इट। मतलब अगर आपके बच्चे के साथ आपको उनकी पढ़ाई लेनी है तो आपको वो काम करना ही है, बिकॉज दैट्स योर प्राइमरी रोल, राइट। आप जो एग्जाम दे रहे हो तो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। So ensure that you're giving enough time to your spouse, ensure that you're giving enough time to your children, to your kids, to your parents, to your in-laws, and still you manage to study। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इंश्योर कीजिए कि आप जब उनके साथ हो ना तब आप पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ये मत कीजिए। इट्स नॉट दैट यू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम, मल्टीटास्किंग विल नॉट डू, दे विल स्टार्ट हेटिंग योर बुक्स, दे विल स्टार्ट हेटिंग योर एग्जाम। ऐसे मत कीजिए। लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ लॉयर एंड हु इज अ मदर ऑफ अ 10-year old वेरी ब्यूटीफुल, very beautiful and very mature kid। At 10 he is extremely mature। तो वो क्या करती है, वो जब बच्चा पढ़ता है तब वो खुद भी पढ़ती है। तब जब बच्चा is saying that okay even my mom is studying and she is studying really hard, so the child also gets encouraged to study hard। That is somehow she's managed to incorporate her study time along with her child study time। तो अगर ऐसा आप कुछ कर सके, द एट द एंड ऑफ द डे दे शुड नॉट हेट योर एग्जाम। उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बिकॉज आप एग्जाम दे रहे हो आप उनके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली। ओके, अब आते हैं हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें, राइट। तो पहला स्टेप है, जब आप पढ़ाई करना चालू करोगे, पहला स्टेप है कि आपका जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आपके पास हो, राइट। सो ऑल द बुक्स, ऑल द क्लासेस, क्लासेस के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बात की है। फर्स्ट इज यू एंश्योर दैट ऑल यू अक्वायर ऑल योर बुक्स इन प्लेस, राइट। सो एग्जाम्पल, अगर आप CS प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो अभी दिसंबर में, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास सारे प्रिंटेड मटेरियल होने चाहिए। ये मत सोचिए कि सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई होती है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं होती है। एटलीस्ट CS की पढ़ाई सॉफ्ट कॉपी से, कोई भी पढ़ाई एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी से नहीं। पढ़ाई अगर करनी है तो आपको हार्ड कॉपी लगेगी ही लगेगी। So please understand there is, if you're a finance professional or even otherwise in life, there is a difference between expense and investment, right। एक्सपेंस वो चीज़ है जिसका फ़ायदा आपको अभी मिलके ख़त्म हो जाता है। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जिसका फ़ायदा आपको बहुत टाइम तक मिलेगा। तो ये प्रिंटेड मटेरियल है ना, ये इन्वेस्टमेंट है। ये आप 6 महीने तक यूज़ करोगे तो उसको आप ठीक से प्रिंट कराइए। इसके लिए ना मैंने यहाँ पर मेरा जो स्टडी मटेरियल है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पे लाया है। So basically you print it like this, so your cover page is in color, even if you can't see it, it's fine, you can if you can't read the font, it is fine, just see what I'm trying to show you। Print it in a very nice crisp manner, उसको spiral bind करवाइए ताकि आपको उसको handle करने में बहुत आसानी हो। It opens properly, it folds properly, right। So दिखने में अच्छा रहे तो आप कवर पेज को कलर में प्रिंट करवाइए, राइट। स्पाइरल बाइंडिंग अच्छी तरीके से करवाइए, फॉन्ट अच्छा रखिए क्योंकि आप उसको 6 महीने तक पढ़ोगे वो किताब को, तो फॉन्ट अच्छा प्रिंट करवाइए। ये नहीं है कि कोई एकदम सस्ता प्रिंटर से ऐसा प्रिंट कर दिया उसने कि एवरी टाइम यू ओपन द बुक योर हैंड्स आर ब्लैक बिकॉज द इंक इज गिविंग अवे, राइट। ऐसा मत कीजिए। वो किताब आपको 6 महीने तक काम आएगी और उस किताब से जो आप पढ़ोगे और एग्जाम क्लियर होगे ना, वो तो पूरे लाइफ भर आपको काम आने वाली चीज़ है। तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर। सो
ensure that you get a good quality print for yourself which you can use. आपको इसे देखकर अच्छा लगना चाहिए, यू नो रोज ही पढ़ोगे ना वो किताब ऑलमोस्ट, तो आपको देखकर अच्छा लगना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि अरे मुझे ये किताब पढ़नी है, राइट? सो दैट्स अबाउट हाउ यू गेट प्रिंटेड बुक्स। मस्ट हैव्स क्या है, अभी इधर मैंने लिखा है आपको मॉड्यूल प्रिंट होना ही चाहिए, आपका जो भी लेटेस्ट मॉड्यूल है। हर अगर आपके 6 महीने पहले वाला मॉड्यूल है वो काम नहीं करेगा, जो अटेम्प्ट आप दे रहे हो, जैसे अभी अगर आप दिसंबर 25 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको जो बुक एप्लीकेबल है, जो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिलेगा, जनरली वो May 25 तक अपडेटेड होता है, जनरली दैट्स द लेटेस्ट वन यू हैव ऑन द वेबसाइट, प्लीज प्रिंट दैट। डोंट अज्यूम कि मैं लास्ट अटेम्प्ट में जो प्रिंट किया था वही यूज करूंगा या करूंगी, ऐसे मत करो। जो लेटेस्ट प्रिंट है उसको प्रिंट, जो लेटेस्ट बुक है उसको प्रिंट कराइए। फॉन्ट अच्छा रखिए, स्पाइरल बाइंडिंग अच्छा रखिए, डार्क प्रिंट होना चाहिए। जो आपको चाहिए वो कलर में, जनरली फ्रंट कवर जो है मैं कलर प्रिंट करवाती हूँ, वो अच्छा भी लगता है दिखने में, इससे आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी। आपको क्या-क्या प्रिंट होना ही चाहिए कंपल्सरी, आपके पास मॉड्यूल जो स्टडी मटेरियल है आपके इंस्टीट्यूट से दिया गया वो तो प्रिंटेड होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स आते हैं जनरली यू नो द इंस्टीट्यूट इश्यूज सप्लीमेंट्स, जो छोटे-छोटे सप्लीमेंट्स होते हैं उसको भी प्रिंट करिए सेम फॉर्मेट में, मस्त उसका जो कवर पेज है वो कलर में करवाइए, यू नो स्पाइरल बाइंडिंग कराइए, अच्छा उसको बैक में भी यू नो यू पुट दिस प्लास्टिक शीट, सो इट्स लाइक अ गुड थिंग टू हैंडल एवरी टाइम, राइट? यू फील गुड अबाउट इट। तो सप्लीमेंट प्रिंट कराइए। इसके अलावा पास्ट एग्जाम पेपर्स जो है जिसको गाइडलाइन आंसर्स बोलते हैं उनको भी प्रिंट कराइए, उनको भी सेम स्पाइरल बाइंडिंग के इसमें प्रिंट कराइए, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, राइट? दिस फ्यू थिंग्स यू नीड टू हैव, मतलब मस्ट हैव्स में है ये, ओके? उसके बाद मटेरियल तो आपके पास आ गया, अभी आप पढ़ाई करोगे कैसे? सो आइडियली यू गो टू अ क्लास, जैसे फिजिकली आप नो इन पर्सन वाले क्लास में जाओगे या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहीं से खरीदते हो, राइट? Many students prefer recorded lectures which are extremely convenient, आपको मतलब आप आपके पेस में सेल्फ पेस आप पढ़ाई कर सकते हो because of recorded lectures. It's a good thing, very good thing. You know, technology has given us a very big good avenue to study. तो recorded lectures के बारे में मेरे को जो मैंने किया था, मतलब when I did my CS I also used recorded lectures, तो तभी मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले तो आप ढूंढिए कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से प्रोफेसर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। जो भी आप प्रोफेसर चुनते हो उनके लेक्चर्स पहले आप जाके फ्री वर्जन जो अवेलेबल होता है उसको सुनिए आप, ओके? और उसको सुनिए, ये मतलब नहीं है कि 2-3 मिनट सुन के छोड़ दीजिए, नहीं, उनका अगर कोई मैराथन लेक्चर है या कोई बड़ा सा लेक्चर है तो लिसन टू हिज और हर लेक्चर फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours, 6 hours तक आप उनको सुनिए, यू नो फ्री फॉर्मेट में उनका अवेलेबल होगा तो उनको 6 घंटे तक आप सुनिए, क्योंकि जिस पर्सन का आप लेक्चर खरीदोगे उनका एटलीस्ट 60 to 100 आवर्स का लेक्चर आएगा आपको, ना? कोई भी बड़ी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उतना जनरली रिकॉर्डिंग टाइम होता ही है, 50, 60, 80 आवर्स, 100 आवर्स तक का लेक्चर देते हैं वो, तो उस पूरे इसमें आपको सुनना पड़ेगा, राइट? सो यू एटलीस्ट लिसन टू 6 आवर्स, आपको ये पता चलेगा कि उनका जो पढ़ाने का ढंग है वो आपको सूट कर रहा है या नहीं, वेदर इट्स सूटिंग यू और नॉट, वेदर यू विल बी एबल टू टॉलरेट द पर्सन फॉर ऑल 100 आवर्स, ये तो पता होना चाहिए ना। तो उसको पहले जाके सुनिए, फ्री वर्जन को सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए कि कौन से प्रोफेसर का आपको लेक्चर खरीदना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो कि वो जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे हर एक वीडियो को आप कितने बार सुन सकते हो, मल्टीपल व्यूज अलाउड है या नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसे अज्यूम मत करना कि अगर 100 घंटे का लेक्चर आपको दे रहे हैं तो 100 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत हैवी टॉपिक कर रहे हो, जैसे अगर आप कंपनी लॉ कर रहे हो ना, तो 100 घंटे एक्चुअली 300 घंटे होते हैं, ओके? मतलब एक ही लेक्चर एक बार सुन के हो गया ऐसे नहीं होता, आप नोट्स बनाओगे, एक आध कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया उसको फिर से सुनोगे, राइट? सो जनरली 100 आवर्स मीन्स 300 आवर्स, ऐसे मतलब एक रेशियो है कि आप मान के चलिए कि नेट आपको नेट जो आपका लेक्चर टाइम है ना वो 2 या 3 टाइम्स होता है, राइट, ऑफ वॉट एवर इज रिकॉर्डेड। सो पहले जान के रखिए कि कितने बार आप एक लेक्चर सुन सकते हो, मल्टीपल व्यूज अलाउड है नहीं है, बहुत क्रूशल पॉइंट है ये, इसको आप यू एंश्योर दैट मल्टीपल व्यूज आर अलाउड। The next is invest in a very good quality headphone, and the headphone needs to be wireless। जैसे अभी मेरे पास ये वाला हेडफोन है मेरा,
बहुत पुराना है ये, ऑलमोस्ट 2-3 years ओल्ड हेडफोन है। आप देख सकते हो। तो ये एक, दिस इज अ हेडफोन विच इज वायरलेस। प्लीज इन्वेस्ट इन अ ओवर द ईयर हेडफोन, ओवर द ईयर, ओके, नॉट द स्मॉल वंस विच यू पुट इनसाइड द ईयर। बिकॉज अगर आप 100 घंटे तक लेक्चर सुनोगे, 300 घंटे सुनोगे और कान में डालकर सुनोगे ना, तो यू माइट फेस प्रॉब्लम्स, लोगों को सर दर्द होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये ओवर द ईयर्स वाले ना ऐसे सॉफ्ट होते हैं, राइट, दे हैव अ प्रॉपर कुशन। ये पुराना है तो जस्ट बेयर विद मी, बट दे हैव अ सॉफ्ट कुशन। यू कैन वेयर देम कन्वीनियंटली एंड यू कैन कीप देम फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसको स्टोर करने का भी तरीका है। जैसे मेरे पास एक कवर है जिसमें ये हेडफोन में फोल्ड करके रखती हूँ, तो इसी कवर में इसका चार्जिंग कॉर्ड होता है। सो दिस इज हाउ आई स्टोर माई हेडफोन। ओके, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि हेडफोन जो है ये आप कान पे लगाते हो, कान जो है ये ब्रेन के बहुत करीब होता है। अगर आपका हेडफोन आप ठीक से स्टोर नहीं करोगे ना, कान में इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। इसके लिए कभी भी अपना हेडफोन जो है ना ये शेयर नहीं करना। स्पेशली द इनसाइड ईयर वंस यू शुड नेवर शेयर विद एनीबॉडी। जैसे आप आपका टूथब्रश किसी का शेयर नहीं करते ना, वैसे हेडफोन भी कभी शेयर मत करना, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है आपको, और कान का इन्फेक्शन बहुत पेनफुल होता है, आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, राइट। दिस इज अबाउट हेडफोन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीदते हो ना, तब 1 से 10 दिन का लीड टाइम रखना, क्योंकि जनरली वो लेक्चर्स, यू विल पे फॉर इट, यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद देयर आईटी टीम टू गेट इट इंस्टॉल्ड। कोई सॉफ्टवेयर होगा, ऐप होगा जो आपको आपकी लैपटॉप पर या फिर आपके फ़ोन पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स उनको फ़ोन करना पड़ेगा। उनकी टीम अगर बहुत एक्टिव है तो अच्छा है, आपको जल्दी से एक्सेस मिल जाएगा। अगर उनकी टीम लेस एक्टिव है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू गेट एवरीथिंग सेट एंड रेडी सो दैट यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। सो 1 से 10 दिन का लीड टाइम रखिएगा आप। ये पूरी एक्टिविटी में ना, जैसे टेस्ट लेक्चर सुने, फ्री वाले वर्जन सुने, फिर सिलेक्ट किया, फिर पेमेंट किया, फिर उनसे कोऑर्डिनेट करके वो सब कुछ, आइदर यू हैव टू डाउनलोड और यू हैव टू गेट सम एक्सेस। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज द लीड टाइम दैट यू नीड। ऐसे नहीं है कि पेमेंट कर दे और आ गया। जैसे किताब, किताब इज वेरी कन्वीनियंट, यू जस्ट पे एंड यू गेट द किताब एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मिनट। लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं होता है, तो उसको फैक्टर इन कीजिए अपने शेड्यूल में कि 10 दिन मेरे जा सकते हैं जस्ट टू गेट एवरीथिंग अप एंड रनिंग सो दैट आई कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, the next most important point is, even if the lectures are recorded, even if you get all the recorded lectures, you get their study material generally। recorded lectures जब आप खरीदते हो तब आप उसके साथ एक प्रिंटेड मटेरियल में भी आपको वो पोस्ट भी कर देंगे, या फिर आपको सारी सॉफ्ट कॉपीज दे देंगे जिसका आपको प्रिंट जाके लेना पड़ेगा, राइट। तो इवन इफ यू हैव ऑल दोज प्रिंट्स, इवन इफ यू हैव all the recorded lectures, please ensure that you are attending the lectures as if you are attending a in-person lectures। अपने खुद के hand written notes बनाइए। Ensure that every concept you are understanding। कोई भी एग्जाम में ना, एंड मोर सो फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम और अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज एंश्योर दैट यू गिव फुल अटेंशन टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे ना, अगर आप कंसेप्ट आपकी पकड़ में आ गया ना, तो आपकी आधी जंग तो जीत गए आप। ठीक है, तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, हर एक कंसेप्ट को ठीक से जानिए। वो कब होगा? जब आप खुद नोट्स बनाओगे, राइट। इवन इफ द लेक्चर इज रिकॉर्डेड, इवन इफ देर इज सम पर्सन गिविंग यू अ लेक्चर, मतलब इन पर्सन आप क्लास जा रहे हो, फिर भी नोट्स जो है वो आपको खुद ही निकालने चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। सो इवन इफ यू गो टू एनी क्लास, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। इवन इफ यू आर अटेंडिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अभी पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी, राइट। सो स्टडी के लिए मेरे कुछ नियम है जो मेरे को काम आए थे, आपको भी काम आ जाएंगे। स्टडी के लिए ना डेजिग्नेटेड एक शेड्यूल बनाइए आप। जैसे आप, देर आर फ्यू पीपल हु स्टडी इन द नाइट, रात में उनकी पढ़ाई रात में अच्छी होती है। आई एम अ डे पर्सन, तो मेरी पढ़ाई जनरली अर्ली मॉर्निंग और दिन में अच्छी होती है, राइट। सो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या सूट करता है, ये क्या आपको रात में पढ़ाई करना है या आपको दिन में पढ़ाई करना है।
फिर देर हैज़ टू बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस वेर यू गो एंड स्टडी, मतलब वो आपका रूम हो सकता है कि लाइक आई यूज टू स्टडी इन माई रूम, सो आई टू लॉक माई सेल्फ इन अ रूम एंड स्टडी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाइब्रेरी जाके पढ़ाई होती है, राइट, इफ़ यू हैव किड्स एट होम या फिर यू हैव एल्डर्स एट होम या फिर और बाकी मेंबर्स है जिनकी वजह से आपकी अनइंटरप्टेड पढ़ाई घर पे नहीं हो रही है, तो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू गो टू अ लाइब्रेरी, या फिर ऐसे बहुत सारे आजकल प्लेसेस है जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड आप कुछ महीनों के लिए जाके पढ़ सकते हो। इट माइट बी अ लाइब्रेरी, इट माइट बी सिमिलर टू अ को वर्किंग स्पेस वेर यू हैव अ प्रॉपर एसी रूम, एकदम शांत जगह रहती है, डेस्क रहता है प्रॉपर, आपको चार्जिंग के टर्मिनल्स रहते हैं प्रॉपर, आप अपना लैपटॉप लेके जा सकते हो। और आप अगर आपका वायरलेस हेडफोन, वाई वायरलेस हेडफोन इज इम्पॉर्टेंट इज यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन रोम अराउंड, मतलब आपको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि समझो एक 5 घंटे का लेक्चर है तो 5 घंटे आप एक जगह बैठ के थोड़ी सुनोगे। इफ यू हैव अ वायरलेस, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, दैट आई यूज्ड टू यूज अ वायरलेस हेडफोन एंड आई यूज्ड टू रोम अराउंड इन द हाउस, इन द रूम, कि भाई लेक्चर एक जगह लगा हुआ है लेकिन मैं चल के सुन रही हूँ, उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, यू फील अ लिटिल बेटर। ऐसे आपको रिस्ट्रिक्टेड एक ही कुर्सी पे बैठी हूँ 6 घंटे हो गए ऐसे नहीं लगता। So have a proper place. If it's not there, your home, you ensure that you go to a library or you go to a co-working space जैसा कोई, I'm not sure what it is called, but there are many places where you can buy a subscription for yourself for a month or more than a month, and you can go there and study. वहाँ पे एकदम शांत एटमॉस्फेयर होता है और आप शांति से आपकी पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप अकेले पढ़ाई करें। अभी ये बहुत इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, मेनी पीपल स्टडी इन ग्रुप्स, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसे मानना है कि एक्सरसाइज और स्टडी ये हमेशा अकेले करना चाहिए। ओके, व्यायाम आणि अभ्यास हा कायम एकट्याने करावा। So basically, ensure that you are studying alone. You are studying with yourself. Studying alone is like a very क्या बोलते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल ये है। स्टडी विथ योर सेल्फ इज मच बेटर। तो अपने साथ बैठकर पढ़ाई कीजिए, अपने आप को समझाइए चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंश्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग टू योर सेल्फ एज इफ यू आर टीचिंग समबडी एल्स, दैट्स द वे यू अंडरस्टैंड बेटर। टेक रेगुलर ब्रेक्स। मेरे साथ ये होता था कि इफ़ आई एम एकदम जोश में आके आई यूज टू स्टडी फॉर क्वाइट फ्यू डेज एंड देन आई यूज टू हिट अ पॉइंट वेयर मेरे को कोई भी प्रिंटेड मटेरियल मेरे आंखों के सामने नहीं चाहिए था, मतलब मेरे को वो न्यूज़पेपर भी नहीं चाहिए, आई जस्ट यूज टू गेट सिक ऑफ ऑल प्रिंटेड मटेरियल, दैट्स एक्चुअली व्हेन आई यूज टू बर्न माई सेल्फ आउट। तो फिर देन आई यूज टू रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ रीचिंग दैट स्टेज, बिकॉज फिर बर्नआउट से बाहर आने में काफ़ी टाइम लगता है, सो यू टेक रेगुलर ब्रेक्स, एवरी डे यू टेक ब्रेक्स। जैसे आप पोमोडोरो टेक्निक जो है ना, मतलब जैसे आप 20 मिनट पढ़ाई करो, 1 2 3 मिनट आराम कर लो। आराम मतलब जस्ट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम टू समथिंग एल्स विच इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग। Okay, so 2 3 minutes, come back to your study 20 minutes again, whatever interval suits you. 20 minutes is something standard which people say, but take regular breaks, get up, move, because movement gives you energy, थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा, नींद नहीं आएगी। बहुत सारे टॉपिक्स बहुत हैवी रहते थे, कंपनी लॉ है या फिर टेक्स्ट हैवी टॉपिक्स जो होते हैं ना, बहुत नींद आती है। तो ensure that you are moving, you're not restricting yourself in a place। ईट वेल, अच्छे क्वालिटी का खाना खाइए, राइट, बट इतना भी मत खाइए कि नींद आ जाए। द आइडिया इज नॉट टू स्लो योर सिस्टम डाउन, द आइडिया इज टू मेक योर सिस्टम appropriate up and running, right? So eat well, eat at regular time, eat at fixed time। मील टाइम्स को हिलाइए मत, मील टाइम्स को फिक्स रखिए। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे तो बॉडी भी आपका ख्याल रखेगी, राइट। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक इनफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इवन नॉर्मली लाइफ में, कि आप जब बिजी होते हैं ना कोई चीज़ में, तो आपका थोड़ा पानी के ऊपर का ध्यान हट जाता है। सो इंश्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड वेल, पानी ठीक से पानी पीजिए, राइट। दिस इज हाउ यू डू सेल्फ स्टडी। अभी एक्चुअल स्टडी आप कैसे करोगे,
योर मॉड्यूल हैज़ टू बी योर बेस। मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल जो है ये आपका बेस होना चाहिए। एंश्योर दैट यू रीड द स्टडी मटेरियल एटलीस्ट वंस। ऐसे नहीं है कि कोई क्लास लगा दिया, उन्होंने कोई मटेरियल दे दिया तो मैं मॉड्यूल ही नहीं पढ़ूंगी, ऐसे मत कीजिए। मॉड्यूल आपका बेस है तो उसको आप ठीक से पढ़िए। भले उसको बहुत इसमें यूज़ मत करना, लेकिन उसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, right? You have your own handwritten notes in place which will help you to revise, which will help you to recollect, right? उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे निगलेक्टेड है, आप भी एग्री करोगे, अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो और आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है और आप क्लियर नहीं हुए हो, तो व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर जर्नी यू विल एग्री दैट one thing that you neglected, one thing that you did not do is writing practice. Okay, बहुत easily हम इस चीज़ को overlook कर देते हैं, writing practice को। सो दिस इज द थंब रूल कि आपका जो रीड या लिसन मोड है इज टू राइट रेशियो, मतलब जितना टाइम आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो और जितना टाइम आप लिख रहे हो, इसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। Okay, this is a very bold statement that I am making, and you might not agree to it in the first instance, but if you give it a deeper thought, you will agree that जितना टाइम आप पढ़ोगे या सुनोगे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लिखो। बिकॉज आप जब लिखोगे ना, सी एग्जाम आप कब क्लियर करोगे मुझे एक बताओ, मतलब फंडामेंटली व्हेन विल यू क्लियर द एग्जाम? You will clear the exam when you write the answer paper, right? And to write the answer paper you have to practice writing, right? So writing practice ये fundamental है आपकी life में as a student, तो ensure that you are doing enough writing practice, okay? Writing practice has to be regular, मतलब and it is the deciding factor in your success, ये आप ध्यान में रखिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनिशियली आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन एक्चुअली वो छोटी चीज़ नहीं होती। जैसे आपको जो एग्ज़ाम में आप पेन यूज़ करोगे ना, एग्ज़ाम लिखने के लिए जो पेन यूज़ करोगे, ये 6 महीने पहले डिसाइड कर लेना कि आप कौन से पेन से एग्ज़ाम लिखने वाले हो, राइट? आपको ब्लू इंक चाहिए, ब्लैक इंक चाहिए, पहले डिसाइड करो 6 months in advance, just decide which pen, because pen is your हथियार और एग्जाम इज योर जंग, राइट? सो जंग में कौन से हथियार यूज करने हैं इसको 6 महीने इन एडवांस डिसाइड करिए और वो हथियार के साथ प्रैक्टिस कीजिए, यानी वो पेन के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। Don't get into a mode where you are using a new pen every day. No, because pen decides the speed at which you will write your exam, right? अगर आप पेन चेंज करते रहोगे ना तो आपका स्पीड अफेक्ट होगा, और अगर आपका स्पीड अफेक्ट हो गया ना तो 39 और 40 मार्क्स का डिफरेंस आपको 6 महीने के बाद पता चलेगा, right? So don't do that. Ensure that you are using the same pen, the one that you will use in the exam, right? उसका आप चाहिए तो पैकेट खरीद लेना बड़ा वाला, है ना, और रोज वही पेन यूज करना, उससे आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा आएगा, उससे आपका हैंडराइटिंग का स्पीड भी काफी अच्छा मेंटेन होगा, राइट? As a thumb rule, ensure that you write at least 10 full exam papers. 10 full exam papers आप लिखिएगा एक्चुअल फाइनल एग्जाम के पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल है, सेल्फ इवैल्यूएशन इज द की। मतलब आप जब पेपर लिखते हो ना, पेपर लिखने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना, 10-15 मिनट चाय कॉफ़ी जूस जो भी है वो पी लेना, और उसके बाद अपना जो लिखा हुआ पेपर है ना और गाइडलाइन आंसर है ना उसके साथ लेके उन दोनों को साथ लेके बैठना और खुद एग्जामिनर के मोड में जाना और खुद एग्जामिन करना कि आपने क्या लिखा है। हर एक आंसर को कंपेयर करना कि एक्चुअली गाइडलाइन आंसर में क्या लिखा है और आपने एक्चुअल एग्जाम पेपर में क्या लिख के आए हैं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द गैप। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द गैप यू विल रियलाइज कि अरे ये मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट? या ये मेरा रह गया। सो यू विल रिमेंबर दैट फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम कि अरे ये आंसर में मैंने ये लिखना चाहिए था। सो सेल्फ इवैल्यूएशन से काफ़ी मदद होगी आपको। सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, डोंट वेट कि अरे मैं पेपर तो लिख दूंगा लेकिन वो उसको चेक कौन करेगा। तो चेक आप खुद करोगे, राइट? चेक आप खुद करोगे, इससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको ध्यान में भी रहेगा कि आपने क्या गलती की है, ताकि वो गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे, राइट?
उसके बाद है हाउ टू रिवाइज, मतलब लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाई तो हो जाती है मैडम, लेकिन रिविजन कैसे करें। अगर आप सोचते हो कि रिवीजन ये ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम के पहले होती है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। रिवीजन ऐसी चीज़ है जो रोज़ होनी चाहिए। आप खाना रोज़ खाते हो, राइट? तो रिवीजन भी रोज़ होगी। आप ऐसे है क्या कि आप खाना सिर्फ दिन में, एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर सनसेट यू सिट एंड ईट, ऐसे नहीं है ना। आप दिन भर खाते हो, इंटरवल्स में खाते हो, राइट? सो रिवीजन भी ऐसी ही चीज़ है। रिवीजन को भी आपने रोज करना है, इंटरवल्स में करना है, और रिपीटेटिवली करना है, कंसिस्टेंटली करना है। जितना आप रिवाइज करोगे ना, उतना आपको एग्जाम में रिकॉल में आसानी होगी। हा सगळा जो खेळ आहे ना एक्झामचा, हा फक्त रिकॉलचा खेळ आहे. ये पूरा जो गेम है ना, इट्स ऑल ऑन रिकॉल. हाउ मच यू रिकॉल वॉट एवर यू हैव लर्न, वॉट एवर यू हैव बीन टॉट, कितना रिकॉल करते हो और कितना वो रिकॉल किया हुआ एग्जाम पेपर में उतारते हो ना, ये सारी जंग उसी की है. तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा सेल्फ एवेल्युएट करोगे, उतना ज़्यादा दिमाग में फिट होते जाएगा. और एक बार दिमाग में फिट हो गया ना, तो एग्ज़ाम तो आप जीत कर ही आओगे. ठीक है? सो रिकॉल इज द की. रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ रिकॉल फैक्टर आपका बढ़ते जाएगा. हैंड रिटन नोट्स बनाइए. दिस इज वॉट वर्क फॉर मी. आई यूज टू हैव हैंड रिटन नोट्स. आई यूज टू यूज समथिंग सिमिलर टू दिस. ये जो है ना, अलग अलग पोस्टेड जो है, अलग अलग कलर्स में आते हैं. जैसे ये येलो है, ब्लू है, राइट? आई यूज टू यूज समथिंग लाइक दिस, पोस्टेड्स लाइक दिस. और ये पोस्टेड्स पे ना, मेरे जो नोट्स थे ना, ये मैं कलरफुल पेन से लिखती थी. And what I used to do is I used to paste these post-its with पेपर टेप. आता है, देयर इज अ पेपर टेप जो निशान नहीं छोड़ता, राइट? आप कहीं भी चिपका सकते हो, निशान नहीं छोड़ेगा, और 6 महीने तक तो रहता ही है. तो आई यूज टू यूज दीज पोस्ट-इट्स. आई यूज टू मेंशन ऑल द कीवर्ड्स. अगर मैं एक चैप्टर कर रही हूँ, उसमें समझो सेक्शन नंबर्स है या फिर केस लॉज है, तो ये इतना छोटे छोटे नोट्स बना के आई यूज टू स्टिक इट द एंटायर रूम. मतलब जैसे बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं, उसके सामने जो मिरर है उसके ऊपर चिपके हुए हैं, अभी तक चिपके हुए हैं मेरे नोट्स. आप आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो, तो माइक्रोवेव के दरवाजे पर चिपका दो. तो जब तक आपका 10 सेकंड, आपका अगर खाना गर्म हो रहा है, तो 10 सेकंड में आपके 2 सेक्शन रिवाइज हो जाएंगे, राइट? उसको इतना सी बेसिकली रिवीजन को ना, जितना आप आसान बना दो ना, उतना वो कन्वीनियंटली हो जाएगा. अगर आप समझते हो रिवीजन करना है मतलब कोई किताब खोल के पढ़ना है, तो आप नहीं करोगे. एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल डेसिस्ट फ्रॉम डूइंग इट. आपको करने जैसा लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है. लेकिन अगर आपने ये कलरफुल नोट्स आपके सारे जगह पे चिपका दिए ना, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू आर ब्रशिंग योर टीथ एंड यू आर रीडिंग फ्यू सेक्शंस ऑफ कंपनी लॉ, राइट? सो आपको आसानी से रिवीजन हो जाती है, आपको ध्यान आएगा. कलर्स जो है ना, ये ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट करते हैं. अलग अलग कलर्स से आपको ध्यान रखने में, ब्रेन में इम्प्रिंट होने में मदद होती है. तो जितना आप रिवीजन को ईजी बनाओगे, उतना आपके लिए वो सरल और आसान होते जाएगा, राइट? ईच सेक्शन शुड बी रिवाइज एटलीस्ट वंस इन 3 days. तो ऐसा नहीं है कि एक पूरा चैप्टर करने के बाद में रिवाइज करूंगा, ऐसा नहीं है. पढ़ाई एक तरफ है, रिविजन एक तरफ है. आई यूज टू इंश्योर दैट आउट ऑफ द 10 hours दैट आई स्टडीड इन अ डे, 5 hours वर स्टडीज एंड 5 hours वॉज रिविजन. ये रेशियो था मेरे मैं जब पढ़ रही थी तभी ये रेशियो रखा था मैंने, कि जैसे जैसे आपका पढ़ाई आगे बढ़ता जाएगा ना, स्टडी वाला जो पोर्शन है आपका कम होते जाएगा, रिविजन वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा होते जाएगा. इंश्योर दैट यू आर स्टडिंग एटलीस्ट 10 hours. स्टडी को ट्रैक कीजिए. इसका मतलब क्या है, एक छोटा डायरी रखिए, और उसमें आप जब स्टडी चालू करते हो ना, जैसे अभी समझो मैंने सुबह 7 बजे स्टडीज चालू किए, सो आई विल मेंशन 07 AM. एंड इफ आई स्टडीड से 7:18 पे मेरा ध्यान हट गया, तो मैं 7:18 लिखती थी यहाँ पे, वहाँ पे, तो 18 minutes पढ़ाई हो गया, राइट? अगेन द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट फॉर स्टडी, से मैं 7:30 को, आई टुक अ ब्रेक एट 7:18, आई केम बैक एट 7:30. सो आई यूज टू मेंशन देयर 7:30. Then say I studied for a long time. I studied till 8:15. So then 45 minutes gone, right? In my to my credit. तो ऐसे आप ना हर एक दिन का लिखिए, और end of the day just total all of it. And the day you attain 600 in that total, you have won. Right? Studying for 600 minutes in this manner is extremely difficult. The best you can get to is generally 480 to 500.
राइट। 600 अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अचीव कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, राइट। One more rule that I had and helped me was I never parted with any of my study material. किसी फ्रेंड ने पूछा तुझा हे स्टडी मटेरियल दे, तुझा ते स्टडी मटेरियल दे, तुझे नोट्स दे, मैं कभी कुछ नहीं देती थी। मैं उनको बोलती थी आप फोटो कॉपी कर लो, मेरे को वापस दे दो, राइट। सो आइडियली यू शुड नॉट पार्ट विद एनी ऑफ योर बुक्स व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। नाउ हाउ टू राइट प्रैक्टिस एग्जाम्स, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम प्रैक्टिस एग्जाम कैसे लिखे। तो प्रैक्टिस एग्जाम के मेरे थोड़े कुछ नियम थे जो मेरे लिए मेरे लिए काम कर गए। आई यूज टू राइट 3 आवर्स का एग्जाम, ओके। जनरली आई यूज टू यूज द पास्ट एग्जाम पेपर, जो गाइडलाइन आपके आंसर्स है ना उसके आप क्वेश्चन अलग से निकाल के प्रिंट कर लो, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर लो फॉर एग्जाम्पल, एंड वो क्वेश्चन पेपर लेके बैठो 3 घंटे तक एज इफ यू आर एक्चुअली गिविंग द एग्जाम, राइट। आई यूज टू डू दिस विच अगेन हेल्प मी वॉज, आपका एग्जाम जो है ना जिस टाइम पे है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट द ICSI एग्जाम फॉर शेड्यूल फॉर दिस December 25, इट इज़ बिटवीन 2 and 5 PM। तो आपका 2 PM to 5 PM अगर एग्जाम है तो प्रैक्टिस एग्जाम भी ना आप उसी टाइम पे लिखिए। अगर आप CA कर रहे हो, आपका एग्जाम से मॉर्निंग में है, 9 o'clock मॉर्निंग में है, तो आप भी प्रैक्टिस एग्जाम 9 o'clock को ही लिखिए। सो एंश्योर दैट यू आर राइटिंग योर प्रैक्टिस एग्जाम्स एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा, अगर आप सपोज आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं रात में एग्जाम लिखूंगी, मेरे को तो दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात में एग्जाम, बट एक्चुअल एग्जाम तो 2 to 5 है ना। अगर आप रात में जाके पढ़ाई कर रहे हो और आप दोपहर में सो रहे हो, तो एक्चुअल एग्जाम तो दोपहर में है, दोपहर में सो के आप एग्जाम हॉल में जाके, तो वैसे मत करना। आप क्या करना, आप जिस टाइम में आपका एग्जाम है ना उसी टाइम में आप प्रैक्टिस एग्जाम भी उसी टाइम में लिखिएगा, ताकि आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाए पहले से, राइट। सो राइट द एग्जाम इन द सेम टाइम। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने पेन के बारे में बात की कि आप पेन जो है वो आपका जंग का हथियार है और आप 6 महीने पहले उसको सिलेक्ट करोगे। वैसे ही जो बाकी आपके हथियार है, बोले तो कैलकुलेटर, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ये सारे आपके हथियार है, राइट। इनको आप पहले से सिलेक्ट करके रखिए और उनको सेम रखिए, उनको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में ना आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो एक सरप्राइज वाला एलिमेंट है ना उसको आप कम रखिए। बाकी लोगों से आपको सरप्राइज मिल सकती है, लेकिन आप खुद के इससे आपको सरप्राइज मत कीजिए। सो यू सिलेक्ट योर पेन इन एडवांस, यू सिलेक्ट योर पेंसिल इन एडवांस, रबर, स्केल, जो भी आप यूज़ करोगे, जो भी स्टेशनरी आप यूज़ करोगे, 6 महीने तक वो स्टेशनरी सेम रखिएगा, ठीक है। उसको पहले से सिलेक्ट करके उसको पेंसिल अगर आपको यूज़ करने की आदत है उसको शार्पन करके रखिए हमेशा के लिए, राइट। उसके बाद डिजिटल वॉच बहुत ज़रूरी है। आजकल की तारीख में ना वॉच हम बहुत कम यूज़ करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं करते, बिकॉज यू हैव अ मोबाइल फ़ोन विच शोज़ यू योर टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम हॉल। तो आपको घड़ी की आदत डालनी पड़ेगी, राइट। घड़ी भी जैसे आप पेन 6 महीने पहले सिलेक्ट करोगे ना, घड़ी भी वैसे ही 6 महीने पहले सिलेक्ट कर लेना। घड़ी कैसे सिलेक्ट करनी है, घड़ी जो है ना बड़े डायल वाली सिलेक्ट करना, तो टाइम देखने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ओके। आइडियली हैव अ डिजिटल वॉच विच हैज़ अ बिग गुड डायल, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कितना टाइम हो रहा है, ओके। अगर आप छोटी वाली घड़ी है ना, वो लेडीज वाली छोटी वाली घड़ी अगर दो तो ऐसे ऐसे देख के यू विल स्पेंड सम 2 minutes इन एक्चुअली नोइंग व्हाट इज द टाइम। तो दैट शुड नॉट हैपन इन द एग्जाम। हैव अ वॉच एंड यूज दैट वॉच ऑल थ्रू आउट। मतलब पहले से जैसे पेन सेम रखोगे, घड़ी भी सेम रखना, उसको चालू और अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए, तो नई वाली खरीद लेना, राइट। बट यू गेट यूज टू द वॉच ऑल्सो। कैलकुलेटर सेलेक्ट करते टाइम भी ये देखना कि आपकी जो उंगली का साइज़ है वो कितना बड़ा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी उंगली का साइज़ बहुत बड़ा है और कैलकुलेटर आपने छोटा वाला ले लिया, आप एक बटन दबाने के चक्कर में 4-4 बटन दब रहे हैं, तो कैलकुलेटर ठीक से काम ही नहीं करेगा। सो यू सिलेक्ट अ कैलकुलेटर विच इज़ लार्ज इन साइज, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज़, एंड कीप द सेम कैलकुलेटर थ्रू आउट योर स्टडी पीरियड एज वेल एज योर एग्जाम, राइट। उसके बाद है ओके फाइन, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, हमने सारे राइटिंग प्रैक्टिस भी की, ऑल ऑफ दैट वी डिड। नाउ अराइव्स द बिग डे, दैट इज योर एग्जाम डे। तो एग्जाम डे पे हमने क्या करना है,
आइडियली जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा ना, तो इंश्योर दैट यू एक्चुअली विजिट योर सेंटर एटलीस्ट वंस बिफोर द एग्जाम। एक बार सेंटर में जाके आइए, देख कर आइए कौन सा सेंटर है, क्या है। आपको एग्जाम के पहले ये पता नहीं चलेगा कि आपका सीट कहाँ होगा, यू विल नॉट नो विच क्लास, बिकॉज दैट दे विल लेट यू नो ओनली ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। बट एटलीस्ट यू विल नो आपका सेंटर क्या है, उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। आप जाके ना पूरा राउंड मार के आइएगा, ideally it will be a school or a college, so ideally you can just walk in, just go up, look at the building, in general, go there, feel the place, thoda energy vibe, आपकी भाषा में vibe, just know the vibe of the वास्तु का थोड़ा vibe लेके आइए। तो क्या होगा, एग्जाम डे पे ना फेमिलियरिटी रहेगा, आपको एकदम ऐसे नहीं लगा है वो कहाँ आ गए हम, ऐसे नहीं लगना चाहिए। सो आइडियली विजिट द एग्जाम हॉल वंस। ये हम एटलीस्ट व्हेन वी वर बैक इन स्कूल वी यूज टू डू दिस, मतलब जब हमारा बोर्ड एग्जाम रहता था तो जनरली हम एक बार पहले जाके देख के आते थे कि भाई अपना सेंटर कौन सा है और कहाँ है, कैसे है, कितना बड़ा है, कहाँ किधर जाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो, okay, because many people drive themselves to the center, I will recommend that at least on exam days please avoid driving on your own. Either have a driver or have some relative or somebody who is not exam going drive the vehicle for you, because this will avoid एग्जाम टाइम में ना आप थोड़ा स्ट्रेस में रहते हो तो गलती हो सकती है। और दूसरा ना चिड़चिड़ होती है, मतलब एग्जाम हॉल में कैसे होता है, यू विल अराइव एंड देन आप ढूंढोगे पार्किंग कहाँ है, वो आपके इसमें थोड़ा स्ट्रेस लेवल में बढ़ोतरी होगी कि भैया ये तो मैं लेकर जा रहा हूँ गाड़ी, मेरी गाड़ी कहाँ पार्क होगी पता नहीं, सेफ होगी ना, ट्रैफिक पुलिस तो नहीं आएगी ना। ऑल ऑफ दैट जो एक्स्ट्रा जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो अवॉइड करने लायक है। सो आइडियली डोंट सेल्फ ड्राइव योर व्हीकल ऑन द एग्जाम डे, यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो कर लीजिए या फिर कैब कर लीजिए, या फिर हैव समबडी जस्ट ड्रॉप यू ऑफ एंड फेच यू फ्रॉम द सेंटर। That's a very nice thing to do. Okay. Then ईट लाइट, हल्का खाना खाइए, पानी ठीक से पीजिएगा। ऐसा मत कीजिए कि 3 घंटे मेरे को टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, वॉशरूम यूज़ नहीं करना है तो मैं पानी कम पीऊँगी, ऐसा मत कीजिए। पानी पीजिए, यू आर अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम इवन इन योर एग्जाम टाइम, सो प्लीज़ ड्रिंक इनफ वाटर, so that if you're hydrated well, your brain will work better, right? चूज योर अटायर 1 डे इन एडवांस। एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए नेक्स्ट डे आप पहनने क्या वाले हो, तो दैट विल बी वन डिसीजन लेस ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम डे ऑलरेडी यू आर स्ट्रेस्ड, तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए आप क्या पहनने वाले हो। अच्छे कपड़े पहनिए जिसको आपको कंफर्टेबल लगे, यू शुड फील कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर वेयरिंग, सो दैट यू फोकस ओनली ऑन राइटिंग द एग्जाम एंड नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि आप कोई आप आपके दुपट्टे पे आपका फोकस है, या फिर आप साड़ी पहन के जा रहे हो आपके पल्लू पे आपका फोकस है, ऐसे मत कीजिए। ऐसे कुछ पहनिए जिसमें आप एकदम कंफर्टेबल हो और पूरा फोकस आपका एग्जाम पे रहे, एग्जाम आंसर शीट पे रहे, राइट। Reach the examination hall early. I used to reach at least 1 hour in advance, 60 minutes in advance, as a matter of principle. एग्जाम हॉल 1 घंटा पहले पहुंचेगा, 1 घंटा पहले एक बार आप एग्जाम हॉल पहुंच गए तो रिवीजन बंद कर दीजिए। नो, जस्ट डोंट रिवाइज, जस्ट ट्राई एंड सिट स्टिल, या फिर जस्ट ट्राई। आई यूज टू रोम अराउंड, मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी। आई यूज टू जस्ट स्टे एट पीस, कुछ भी नहीं, नो रिविजन, no listening to music, no watching any movie or anything, just going there and sitting outside of the exam hall। चुपचाप बैठ जाइए, मौन रखिए, नोबल साइलेंस ऑब्जर्व कीजिए, मौन रखिएगा, चुपचाप बैठे रहिए, एक कोना पकड़ लीजिए, शांति से बैठे रहिए, ताकि आपको रियलाइज नहीं होता लेकिन आपने जो 6 महीने मेहनत की है ना, वो सारा प्रोसेसिंग आपके दिमाग में होते रहता है सबकॉन्शियसली, तो उसको होने दीजिए। जस्ट गो एंड अज्यूम कि आपका 3 घंटे का पेपर नहीं, आपका 4 घंटे का पेपर है। 1 घंटा पहले जाके वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आप रेस्ट तो होता नहीं एग्जाम के पहले, बट यू विल फील, एटलीस्ट यू विल फील काम एंड यू विल फील प्रिपेयर टू एक्चुअली राइट अ गुड पेपर, राइट। उसके बाद जनरली आप पानी तो लेकर जाओगे, यू कैरी वाटर विथ यू फॉर द एग्जाम। ये अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रिकमेंड दैट यू कैरी सम स्मॉल थिंग टू ईट। जनरली क्या होता है ना, अभी जैसे दिसंबर का आपका पेपर 2 to 5 इन द आफ्टरनून है, राइट,
तो क्या होता है एग्जाम की स्ट्रेस में ना, अभी 12 12:30 1 बजे आप खाना खाते हो, जनरली खाना जाता नहीं है बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड, अंडरस्टैंडेबली यू डोंट फील लाइक ईटिंग, या फिर यू ईट वेरी लेस। मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हो लंच में तो आप एक ही रोटी खा पाओगे, बिकॉज आप अंडरस्टैंडेबली यू आर इन प्रेशर, अंडर प्रेशर, इन स्ट्रेस। या फिर आप ज़्यादा खा लेते हो, ज़्यादा मत खाना प्लीज़, थोड़ा खा लेना, इतना ही खाना जितना कि आपको भूख ना लगे। एग्जाम टाइम में जनरली what helped me was I used to carry a small tiffin in which I used to carry something sweet, जो खाते समय आवाज ना हो। वेफर्स वेफर्स मत लेके जाना, छोटा कुछ चीज जैसे चिक्की होता है या फिर छोटा लड्डू होता है ना, या फिर स्निकर बार आता है जिसको छील के सिर्फ चॉकलेट लेके जाना, बिकॉज बेसिकली दैट विल गिव यू, मतलब जनरली ना मेरे साथ ये होता था कि 1 hour into the exam and I used to feel hungry because I had not ईटन वेल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। मैं ज़्यादा खा नहीं पाती थी और फिर मेरे को 1 1.5 घंटे के बाद ऐसे लगता है मेरे को भूख लग रही है। तो इफ यू कैरी समथिंग स्मॉल लाइक खजूर लेके जाइए, समथिंग विच इज स्वीट विच विल इंस्टेंटली स्पाइक योर एनर्जी, है ना, मतलब आपकी एनर्जी लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स ठीक कर देंगे और आपको पूरा आगे का पेपर लिखने में आसानी होगी। टिश्यू पेपर कैरी कर लीजिए बिकॉज आप अगर हाथ से खाओगे तो हाथ पोंछने भी पड़ेंगे आपको, एग्जाम शीट में पता नहीं होना चाहिए कि आपने चॉकलेट खाया है, राइट। जनरली एग्जामिनर्स डोंट, मतलब जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको स्मॉल डब्बा यू कैन कैरी विथ यू अनलेस यू आर डिस्टर्बिंग एनीबडी, डिस्टर्ब तो मत करना, छोटा सा कुछ ले लेना जो खा लेना, तो शुगर लेवल्स ठीक रहेंगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक रहेगा, राइट। फिर उसके बाद सेल्फ ड्राइव के बारे में तो बात की, अभी ये सब जो हमने बात की ना ये ओपन बुक एग्जाम के लिए भी सेम है, राइट। उसके बाद अभी एक्चुअल एग्जाम लिखते समय जनरली आइडियली पूरा पेपर कभी भी मत पढ़ना, ओके। 15 मिनट पहले आजकल पेपर दे देते हैं तो उसको पूरा मत पढ़ना, दैट इज अ ट्रैप विच यू शुड नॉट फॉल इनटू। तो पूरा पेपर मत पढ़ना। What helped me was I used to generally go to the last question of the question paper, read the question at least thrice, explain the question to me, make small notes at the बॉटम ऑफ द आंसर शीट कि ये कीवर्ड्स है, ये मेरे आंसर में आने चाहिए, देन स्टार्ट राइटिंग द पेपर। जो फर्स्ट आपके 3 घंटे का पेपर है, जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं ना वो बहुत क्रूशल होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, गलती करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो फर्स्ट 30 मिनट्स ना स्लो और स्टेडी रखना, लेकिन एग्जाम लिखना, ओके। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिक्योर इन एनी एग्जाम इज योर पासिंग, फर्स्ट सिक्योर अप योर पासिंग एंड देन इज द रेस्ट, राइट। तो फर्स्ट 30 मिनट्स ठीक से एग्जाम लिख, ठीक से पेपर लिखना, पूरा पेपर पढ़ने के इसमें मत रहना, जो क्वेश्चन आ रहा है आइडियली जस्ट गो टू द लास्ट क्वेश्चन वट एवर इट इज, रीड इट, स्टार्ट राइटिंग द आंसर, राइट। जैसे जैसे आप एग्जाम लिखते जाओगे ना वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, देन आपका दिमाग भी थोड़ा और शांत हो जाएगा और आप अच्छा आंसर शीट लिख पाओगे, राइट। उसके बाद जब भी आप आंसर लिखते हो ना तो हर एक आंसर के सामने उसका करेक्ट पूरा क्वेश्चन नंबर लिखना, जैसे क्वेश्चन 3A1, अगर ऐसा है ए और बी, कभी कभी रहता है ना ए और बी रहता है, आइदर सॉल्व ए और बी, अगर आप 3A सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3A उसके नीचे 1 2 वट एवर इट इज, पूरा क्वेश्चन नंबर लिखना। आप आंसर तो लिख दोगे लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो आपको मार्क्स देना मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनर को, राइट। फिर कीप टाइम फॉर सेल्फ रिव्यू, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे आप सिर्फ लिखते रहो, कुछ टाइम रखना जब आप आपका पेपर आंसर शीट खुद पढ़ सको, रिव्यूइंग योर टाइम इज रिव्यूइंग योर आंसर शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड राइटिंग जो है लेजिबल रखना, बड़ा लिखना, छोटा छोटा मत लिखना, इलेजिबल लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इंश्योर दैट यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग कब आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। सो बिकॉज क्या होता है, वेन एवर यू आर डूइंग योर लेक्चर्स और वेन एवर यू आर डूइंग योर क्लासेस, आप सुनने में और पढ़ने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप लिखने में कम टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस ठीक रखोगे तो राइटिंग भी आपका इट विल बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट। एंड अनलेस यू राइट द आंसर यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, ओके। अभी दिस इज फॉर ओपन बुक एग्जाम। बहुत लोग पूछते हैं अरे ओपन बुक एग्जाम है उसमें उसमें क्या ही है, हम किताबें लेके जाएंगे, कॉपी करके आंसर लिख देंगे, तो ये गलत नोशन है, ओके। गेट फ्यू फंडामेंटल्स ऑफ एन ओपन बुक एग्जाम वेरी क्लियर टुडे राइट नाउ।
ओपन बुक एग्जाम है ना, ये कोई भी नॉर्मल एग्जाम की तरह ही होता है. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन ओपन बुक एग्जाम एंड अ नॉर्मल एग्जाम. Okay, even if you are allowed to copy. Why I am saying this is you have to score the same 40 marks and 50 marks, right? 40 marks to clear and 50 marks to pass, right? So ये सेम है रूल, मतलब इवन इफ इट्स एन ओपन बुक एग्जाम और अदरवाइज दिस रूल इज सेम. 40 और 50 का तो रूल सेम है. इसका मतलब ये है कि जनरली ओपन बुक एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, वो डिफिकल्ट होते हैं. ओके, ओपन बुक एग्जाम में आपका पूरा फोकस जो है ये आपके कंसेप्ट्स पे होना ज़रूरी है. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपको ओपन बुक एग्जाम में बुक ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Right, if you're studying correct, if you're doing your writing practice correct, in an open book exam you will not need to open any book, you will write the exam on your own. और यही strategy रख के जाना कि open book exam में मेरे को खुद पेपर लिखना है. एक आध जगह पे ऐसे हो सकता है कि ओके आई रिमेम्बर दिस इज देयर इन द मॉड्यूल बट आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज, तो उतना बस रेफर करके अगेन यू स्टार्ट राइटिंग. तो डोंट स्पेंड टाइम. जनरली ओपन बुक एग्जाम जो होता है ना वो बहुत लेंदी पेपर होता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके मॉड्यूल में जो पूछे गए सवाल है या जो मॉड्यूल में इंक्लूडेड जो आपका मटेरियल है उसी के ऊपर क्वेश्चन आए. नहीं, दे विल टेस्ट यू ऑन द कंसेप्ट. सो द क्वेश्चन माइट बी, you might think that they are out of syllabus, right? So there will be questions, the answers of which are not printed anywhere, right? तो वो आप आंसर्स कहाँ से लिखोगे? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही तो लिखोगे ना. तो दिमाग शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ओपन बुक एग्जाम बहुत लेंदी होता है, उसको 100 मार्क्स अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी ओपन बुक एग्जाम में पूरे 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करना. बट प्लीज ensure that you are attempting all the 100 marks in any open book exam, because unless you attempt all the 100 marks, it is very difficult for you to clear. So ensure that you are attempting all 100 marks and also ensure that whatever you are writing is good quality. ऐसा नहीं है कि बस लिखने के लिए कुछ भी लिख के आ जाओ, ऐसा कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे, राइट? सो whatever you are writing has to be good quality. Make an attempt to write fast. Make an attempt to attempt all the 100 marks. Okay. जब आप पढ़ते हो स्पेसिफिकली फॉर ओपन बुक एग्जाम, जब आप पढ़ते हो तब साइड बाय साइड ना आप एक लिस्ट भी बनाते जाओ कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है. ओके, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स आपके लेके जाना है तो लिस्ट बनाइए कि मेरे को टेक्स्ट बुक लेके जाना है, मुझे गाइडलाइन आंसर्स लेके जाने हैं, मेरे को से मेरे हैंड रिटन नोट्स लेके जाने हैं, मेरे को और जो भी मेरे क्लास के नोट्स है वो लेके जाने. सो देयर हैज टू बी अ क्लियर लिस्ट ऑफ से 10 आइटम्स दैट यू विल कैरी टू योर ओपन बुक एग्जाम. ये लिस्ट आप रेडी रखोगे ना तो आपको एग्जाम के एक रात पहले प्रॉपर पैकिंग करने में बहुत आसानी होगी. ये लिस्ट बहुत काम आती है. सो लिस्ट बना के अपने ड्रॉवर के ऊपर कहीं या फिर राइटिंग टेबल पे चिपका दीजिए ताकि आपको वो रेफर करके एक रात पहले आपका पूरा बैग पैक हो जाएगा, राइट? ये याद रखिए कि ओपन बुक एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ढूंढ के आंसर ढूंढे फिर वो पढ़े समझे और फिर लिखे और ऐसा आप 100 मार्क्स के लिए करें. इतना टाइम कोई भी ओपन बुक एग्जाम में नहीं मिलता. ओके, नाउ the most important, this is the last topic that we are doing, how to handle failure, राइट? फेलियर को कैसे हैंडल करें. अभी यहाँ पे जो मैंने दिया है ये आपका प्रेस रिलीज है, आईसीएसआई ने जो दिया है जून 25 के सेशन के लिए इन्होंने ये प्रेस रिलीज दिया है. और इसमें हमको पता चल रहा है कि जो प्रोफेशनल एग्जाम का पासिंग रेट है ना वो रफली 29% है. मतलब हर 100 स्टूडेंट्स में से 29 स्टूडेंट्स क्लियर्ड, राइट? द रिमेनिंग डिड नॉट. सो हम पढ़ाई ऐसे करेंगे कि हम वो 29 में से एक हुए, राइट? नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? This is important because it is important for us to understand that for every 100 students who appeared for the exam, 29 cleared, right? 71 did not, right? If you have not cleared, you are among the 71. So apart from you, there are 70 other people, right? So what I mean to tell you is that if you have not cleared a particular exam, you are not alone. You are among the majority. Majority of people did not clear, right? तो ठीक है, मतलब it's not the end of the world for you,
right? So how to handle failure? तो पहले तो फेलियर एनालिसिस कर लो, ये मेरा टर्म है, मैं आई डू अ फेलियर एनालिसिस। अगर एक आध चीज़ नहीं होती है ना, तो शांति से बैठ के एनालाइज कीजिए कि वो चीज़ क्यों नहीं हुई। अगर आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो शांति से बैठ के एनालाइज कीजिए कि वो एग्जाम आप क्यों क्लियर नहीं कर पाए। एंड स्टेप वन ऑफ डूइंग इट इज इम्पॉर्टेंटली टेकिंग आउट दैट गिल्ट, टेकिंग आउट दैट ट्रॉमा फ्रॉम योर सिस्टम। मतलब रो लीजिए, क्राई इट आउट, ओके। एवरी पर्सन हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सपेलिंग थिंग्स फ्रॉम योर सिस्टम। जैसे मेरे को अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, तब मैं मेरे रनिंग शूज पहन के बहुत बड़े लॉन्ग रन के लिए निकल जाती हूँ, एंड आई रन लाइक नो टुमारो, एंड वंस आई एम डन विद दैट आई कम बैक, राइट? So that's my way of getting out frustration out of the system। तो ये जो भी frustration है, जो भी trauma है ना, अपने system से पहले तो निकाल दीजिए। तो ये निकालने का आपका जो भी तरीका है, अगर आपको रोना है तो रो लीजिए, ओके। अगर आपको डिस्कस करना है किसी फ्रेंड या फिर किसी सीनियर या फिर किसी मेंटर के साथ, वो डिस्कशन कर लीजिए। लेकिन वो जो ट्रॉमा है ना, वो सिस्टम में मत रखिए, ट्रॉमा को सिस्टम से बाहर फेंक दीजिए, right? That's the first step you do when you have to handle failure. After that trauma is out of your system, sit quietly and analyze what did not work। आपके साथ क्या काम नहीं किया, ओके? ये आपको खुद को ही पता चलेगा। आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स द आंसर इज यू डिड नॉट राइट वेल। यू डिड नॉट राइट वेल बिकॉज यू डिड नॉट प्रैक्टिस राइटिंग वेल। दैट्स एक्चुअली द नंबर वन रीजन फॉर फेलियर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस इनफ नहीं की। राइटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन एक आध पेपर लेके छोड़ दिया। एक आध पेपर से कुछ नहीं होता, मिनिमम 10 पेपर लिखने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। मतलब अगर आप एक पूरा ग्रुप दे रहे हो और 3 सब्जेक्ट है, तो आपने 30 पेपर लिखना जरूरी है। और आपने अगर वैसे नहीं किया तो वैसे भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, राइट? सो एनालाइज व्हाट हैज नॉट वर्क फॉर यू, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, ओके। नोट इट डाउन। सिर्फ मेंटली सोच के फायदा नहीं, उसको लिख लीजिए कि 1 2 3 4 दीज 4 थिंग्स डिड नॉट वर्क फॉर मी। जो मैंने क्लासेस लगाए थे मेरे साथ काम नहीं किया, राइट? जो मैंने बुक रेफर किया था वो मेरे साथ काम नहीं किया। सो उसको लिख दीजिए, आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर यू। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई व्हाट वेंट राइट, क्या काम किया आपके साथ, राइट? सो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वर्क फॉर यू, राइट? जैसे काम नहीं किया, वैसे काम करने वालों की भी तो लिस्ट होनी चाहिए। सो मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वर्क फॉर यू, right? The next most important thing that you will do for yourself is identify the areas of improvement. What didn't work is here, what worked is here, so now I know my areas of improvement। मुझे कहाँ improve करना चाहिए। मैंने writing practice enough नहीं की, तो मैं इस टाइम की तैयारी writing practice से करूँगी। एड्रेस द डीमन हेड ऑन। जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको हेड ऑन एड्रेस कीजिए, उसको पहले एड्रेस कीजिए। मेरा अगर राइटिंग प्रैक्टिस लास्ट टाइम नहीं हुआ था, तो ये दिसंबर एग्जाम में मेरी शुरुआत राइटिंग प्रैक्टिस से होगी। डे 1 आई विल राइट अ कंप्लीट पेपर, भले मैं फेल कर जाऊँ, लेकिन मैं लिखूंगी जरूर, क्योंकि आपको वो आदत हो जाती है। फेस योर फेलियर हेड ऑन, राइट? सो स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम डे 1। what are the next steps, okay? incorporate whatever आपका जो areas of improvement है उसको इस टाइम के शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। सो अगर आपको रेफरेंस बुक चेंज करना है, नए रेफरेंस बुक्स ला दीजिए, नए क्लासेस लगाने हैं, उनको आइडेंटिफाई सेलेक्ट करके उनको पुट देम इन प्लेस। इफ यू वांट न्यू बुक्स, डू दैट। इफ यू वांट टू इंक्रीज राइटिंग प्रैक्टिस, डू दैट, राइट? incorporate everything that will change your life for this attempt। the first thing when you are scheduling your preparation for your next exam। एंड सबसे ज़रूरी है कि ये सब कुछ होने के बाद आप जिंदगी में मुस्कुराना मत भूलिए। जिंदगी को हर एक सेकंड एंजॉय करना मत भूलिए, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट। Okay, so that's about it. That's about this lecture, and I hope I could be of that I could be of value to you in this lecture, and see you back soon. Thank you so much. Om Namah Shivaya.